बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर अपने पास। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर क्या क्या हमारे पास नई नई चीजें होंगी बेटा। हम लोग यहाँ समझेंगे एक्चुअल में मीनिंग ऑफ प्रोविजन का, और साथ साथ समझेंगे रिजर्व का। प्रोविजन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एंड रिजर्व का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये चैप्टर हमें किस किस चीज के ऊपर हमें डिस्कस करेगा। नंबर वन, पहला चीज मेरे ध्यान देना यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली पहली चीज यहाँ पे है, आपको चैप्टर के बारे में बताया जाएगा कि मीनिंग क्या है बेटा एक्चुअल में प्रोविजन का। ओके, इसको करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ये हम लोग जानेंगे बेटा साथ साथ प्रोविजन के अंदर। ठीक है, यस सर। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा रिजर्व्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग? रिजर्व्स के ऊपर। मीनिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड देन उसके बाद जो टाइप्स हैं उसके ऊपर बेटा हम बात करने वाले हैं, जो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यस सर। देन हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है सर। फिर इन रिजर्व के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इन रिजर्व दो जो हमारे पास रिजर्व आए हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इसको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं किसमें, जनरल रिजर्व में और स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर। फिर इसके ऊपर हम लोग समझने वाले हैं। देन हम लोग एक रिजर्व और समझेंगे, सीक्रेट रिजर्व। एंड देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजंस के ऊपर, रिजर्व एंड प्रोविजंस के ऊपर। तो पहली चीज आज का जो हमारा लेक्चर है पूरा पूरा वो प्रोविजन के ऊपर डेडिकेटेड होगा कि प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन क्या है, कैसे है, क्यों उसको कंसिडर कर रहे हैं, क्यों उसको हम समझ रहे हैं, इसे हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। पहला आता है मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न है क्या, हमें इस चैप्टर के अंदर इस पहले कंसेप्ट को पढ़ना है, पहले इसको समझना है, जिसकी वजह से प्रोविजन हमें इजीली समझ में आएगा पहले तो। ठीक है, यस सर। Going concern assumption is that business will continue its operations for the foreseeable future and will not be forced to close down or substantially reduce its scale or operation. दूसरी बात, because these assumptions assets are recorded and used over several years and liabilities are expected to be paid in the normal course of business and not on the immediate liquidation basis. ठीक है, कि बिजनेस कैसे अपने आप पे फोरसेबल पीरियड तक चलता जाएगा, साथ ही साथ अपने स्केल को कभी डाउन नहीं करेगा। तो ये बात तो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पहली पहले एजम्पशन के अंदर बात की थी। गोइंग कंसर्न क्या था बेटा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि बिजनेस कैसा रहेगा, चलता रहेगा, बिजनेस कैसा अपने आप पे चलता रहेगा। पहली चीज, अकाउंटिंग करने की शर्त ही यही होती है कि जो चीज आप कर रहे हो बेटा वो कैसी रहेगी अपने आप पे, वो ईयर आफ्टर ईयर चलती जाएगी। तभी इसी की वजह से आपका बैलेंस सीडी और बीडी जो आपने दो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन। क्योंकि अगर आपने ब्रॉट डाउन किया तो कहीं से कहीं पे तो मतलब पहले उसका कैरी डाउन हुआ होगा। अगर यहाँ पे कैरी डाउन है तो यही कैरी डाउन क्या बनेगा आगे चल के, ब्रॉट डाउन। फिर अगेन क्या बनेगा, ये कैरी डाउन। फिर अगेन क्या बनेगा, ये ब्रॉट डाउन। और यही आपका ईयर आफ्टर ईयर क्या है, चलता जाएगा। यही आपका ईयर आफ्टर ईयर चलता जाता है और यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर, ओके। तो इस चीज को पहले हमने कंसिडर किया कि गोइंग कंसर्न क्या है, हमने थोड़ा रिकॉल किया इस चीज को कि गोइंग कंसर्न हमने क्यों पढ़नी है, कैसे है, वगैरह वगैरह। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान देना, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन एंड फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन और फ्यूचर, देखो प्रॉफिट डिसाइड हम लोग कर सकते हैं भाई, सीधे सीधा कि आपको अपने रेवेन्यूज में से एक्सपेंस को माइनस कर देना है, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, तो अगर मान के चलिए अचानक से कहीं से लायबिलिटी आती है तो क्या उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो? अगर आप प्रिपेयर हो तो वेल एंड गुड, प्रिपेयर नहीं हो तो सोचो फिर उसके ऊपर बेटा। while calculating net profit the particular year not only present losses, अभी आप अपने present loss के बारे में नहीं सोच रहे and expenses but reasonable expected future losses, कह रहा है साथ साथ ये भी सोच लो कि reasonable expected future losses ये क्या हो सकते हैं या फिर expense क्या हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लॉस ही हो, क्या पता कोई खर्चा उठ के आ जाए अचानक से, क्या पता कोई खर्चा आ जाए। तो वो खर्चा क्या नेक्स्ट ईयर के लिए होगा? नहीं, वो खर्चा इसी ईयर के लिए है। जो आपने इस ईयर में पूरी पूरी अकाउंटिंग की है और इस ईयर में एक्सपेक्टेड है कि खर्चा हो सकता है, तो वो जो खर्चा होगा वो इस ईयर के लिए काउंट होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट होगा। आप बोलोगे नहीं सर इसी ईयर के लिए, आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि अकाउंटिंग में वो वर्ड हमें गिवन ही नहीं था। तो अकाउंटिंग में वो वर्ड गिवन है, हमें उस वर्ड को बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं अभी। रिलेट टू द करंट रेवेन्यू मस्ट बी कंसिडर, जो कि करंट ईयर के रेवेन्यू से रिलेट करना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात की अभी। जिसकी वजह से अब दो जो अपना सिनेरियो पढ़ा, इसी सिनेरियो की वजह से दिस लीड टू क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, इसी की वजह से प्रोविजन क्रिएट हुआ। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई मैंने उधार पे सामान बेच दिया, डेटर्स को सामान बेचा है, पर डेटर्स का क्या भरोसा कि वो हमें पैसा पूरा देंगे।
क्या पता, जैसे कि आप सुनते ही होंगे कि फलाने डेटर ने मतलब जो बैंक था उसको उसने लोगों को लोन बांटे हुए थे, लोगों ने लोन जो उसको इतना परसेंट दिया। अभी हाल फिलहाल के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा, उन्होंने 4,500 करोड़ का लोन लिया था, 4,500 करोड़ का लोन लिया था, और सिर्फ 450 करोड़ रुपए दे करके उनको फ्री कर दिया गया। मतलब 10%, सिर्फ आपको 10% देना है, बाकी 90% आपका माफ हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या है, बैंक के लिए क्या बेटा, एक सिचुएशन है यहाँ पे, क्या उन्होंने लोन कर लिया था हमसे, 1 साल पहले लिया था, बहुत समय पहले लिया था, तो बैंक वाले भी क्या करते हैं, प्रोविजन मानते हैं। अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सभी तो हमने पढ़ा है जस्ट अभी। यस, तो जरूरी है कि मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम मानते हैं कि मशीन डेप्रिशिएट होगी, मशीन डेप्रिशिएट होगी, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी, तो जरूरी जितना हम लोग मान रहे हैं उतनी। अगर ऐसा ही होता कि हम जितना मान रहे हैं उतनी ही डेप्रिशिएट होती, कोई अकाउंटेंट कभी ज्यादा मानता ही नहीं, प्रोविजन कभी ज्यादा मानता ही नहीं, तो इट मींस उसकी जो मशीन है वो तो हमेशा के लिए चलती रहती। लेकिन हम लोग एक छोटा सा एक सिनेरियो मान के चलते हैं, एक छोटी साइकोलॉजी हमारी, कि मशीन जैसे जैसे यूज होगी वो डेप्रिशिएट होगी ही होगी, लेकिन उसका अमाउंट आपको नहीं पता, लेकिन ये है कि वो डेप्रिशिएट हो रही है, अमाउंट नहीं पता। तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए, पहले से छोटा सा प्रोविजन लेके चल रहे हो, एक छोटी सी आप लोग क्या उसके लिए पहले से सोच चल रहे हो कि इतना तो होना ही होना है, इतना तो एक प्रावधान है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रावधान, क्या बोलते हैं, प्रावधान। तो प्रावधान लेके चल रहे हो कि शायद इतना तो लॉस होगा ही होगा, शायद इतना तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सो दैट करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट ओवर स्टेटेड, जिससे क्या होगा, जब आप प्रोविजन कंसिडर करोगे, मेरी बात को सुनना बेटा, पहले हमने यहां पे बनाया एक कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है 1 लाख, कितना हुआ है, 1 लाख का, ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ पे कंपनी ने कोई खर्चे नहीं माने, कोई खर्चे नहीं माने, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई भी एक्सपेंस नहीं है, जीरो एक्सपेंस है। तो भाई ये क्या बन गया उनके लिए, सर ये बन गया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है कितने रुपए का, तो आप कहोगे सर 1 लाख रुपए का, वेरी गुड। वहीं पे दूसरी तरफ बेटा, भाई जीपी कितने का, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 1 लाख। हम मान के चल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मान के चल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि 40,000 ना मिले, 40,000 ना मिले, तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा, अब जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 60,000। जबकि मेरा सेम बिजनेस है बेटा, ये मेरा बिजनेस पहले भी था, ये बिजनेस मेरा अभी भी है, इसमें मैंने कोई खर्चा नहीं माना, कोई प्रोविजन नहीं मानी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का है। लेकिन कोई जरूरी है, क्या पता फ्यूचर में वो पैसे ना दे डेटर, क्या उस समय पे क्या वो लॉस मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए था, नहीं, वो लॉस मेरा इसी ईयर के लिए था। तो मुझे पहले से कैलकुलेटिव होना चाहिए कि भाई हम लोग कितना लॉस लेके चल रहे हैं, कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पहले से प्रोविजन मान लिया कि इतना लॉस हो सकता है, कितने का, 40,000 का लॉस हो सकता है, कोई जरूरी होगा। अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये लॉस होना ही है, तो मैंने इसको सेल क्यों की, मैं सेल ही नहीं करता कभी उसको, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें हमें सिर्फ इतना पता है कि ये लॉस होने की संभावना है, सिर्फ मतलब क्या है, संभावना है, लॉस हो सकता है, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि लॉस होगा ही होगा बेटा। सो दैट करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट ओवरस्टेटेड एंड फ्यूचर बर्डन नॉट टू बी नॉट बी इग्नोर्ड, इसको हम इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रोविजन कंसिडर करते हैं तो साथ साथ लॉसेस को लेके चलते ही चलते हैं। क्या मेरी बात समझ में इतनी आई, यस सर, ओके बच्चे। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे प्रोविजन एंड रिजर्व, इन दोनों के बारे में बताया गया, प्रोविजन रिजर्व दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे प्रोविजन एंड रिजर्व रिप्रेजेंट द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट, इसको हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट में से, कौन से प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से अलग करते हैं टू मीट फ्यूचर नीड्स, जो किसके लिए, भविष्य के लिए, भविष्य में जरूरत पड़ गई तो, भविष्य में कोई कॉन्टेंजेंसीज आ गई तो, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो, देन उसके बाद कंसिस्ट विद द अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, साथ साथ हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा फ्यूचर में चलता रहेगा बिना डिस्टरबेंस के। अगर हम लोग रिजर्व और प्रोविजन ना माने तो सोचिए अचानक से कोई लॉस होगा तो कैसे बियर करोगे बेटा, उसे हमारा बिजनेस को कैसे बियर कर सकता है। तो हमें उस समय पे अपने बिजनेस को स्केल डाउन करना पड़ेगा, उसे बंद करना पड़ सकता है, या बिजनेस को खत्म करना पड़ सकता है, क्योंकि हम उतने बड़े लॉस को नहीं झेल सकते हैं। लेकिन अगर छोटा सा अजम्पशन लेके चलेंगे तो
भाई लॉस हो सकता है, नहीं हुआ तो हमारे लिए इनकम है, हो गया तो पहले से तैयार होकर बैठे रहते। सही है? यस सर। ये और बैंक, आप जाइए बेटा बैंकों के अंदर, बैंक बेटा जितना लोन देता है उसका कम से कम नहीं भी हो तो 40% 30% तो मान के चलता है कि ये पैसा नहीं आएगा वापस। और अभी जो बैंक्स जितने भी आप देखोगे तो बैंकों के अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। रीज़न बिहाइंड उसके पीछे, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस थे वो धीरे-धीरे कम करते आ रहे हैं। धीरे-धीरे प्रोविजंस को कम करते आ रहे हैं। प्रोविजन कम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है उनका। क्योंकि वो अपने खर्चे रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि वो अपने प्रोविजन को क्या कर रहे हैं बेटा? वो अपने प्रोविजन रिड्यूस करेंगे तो ये अपने आप पे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब ना के बराबर जाना है। लेकिन मानते हैं, थोड़ा बहुत मानना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, लोन देने की बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं, जिसकी वजह से जो लोन बढ़ रहे हैं, वो लोन भी बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक होके जा रहे हैं कि इतने लोगों को लोन देना है, कि जिसकी वजह से बैंकों को प्रोविजन भी कम करनी पड़ रही है। जब प्रोविजन कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा अपना आप ही। ठीक है? तो प्रोविजन हर कोई मानता है, बैंक तो मानते ही मानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी मानती है और बाकी जितनी कंपनियां हम लोग जितनी भी कंपनी उठा के देख ले सबका सब मानते हैं बेटा। ठीक है? यस सर। अंडर द गोइंग कंसर्न assumption, such transfer for profit help to enterprise remain financially sound, एक फाइनेंशियली अच्छी कंपनी होगी एंड कैपेबल टू मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस एज दे अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां तक मेरा क्लियर है? यस सर। तो अगर हम दोनों को नहीं माने चलेंगे तो हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो कैसे निकल के आएंगे? हमेशा एक बायस निकल के आएंगे कि हाँ भाई इस पे सही भी हम लोग बिलीव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अचानक से कोई लॉस हो गया तो प्रोविजन मान रखा होगा तो अचानक से लॉस है कोई बात नहीं, प्रोविजन हमारे पास तैयार है, रिजर्व हमारे पास है रेडी। तो दोनों दोनों हम लोग कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट से ही निकालते हैं। चल में दोनों को हम प्रॉफिट से ही अलग करते हैं। इसको चार्ज किया जाता है प्रोविजन को, इसको प्रॉफिट में से अलग किया जाता है, प्रॉफिट हो जाने के बाद अलग करते हैं। ठीक है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, प्रोविजन इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द एस्टिमेट द एक्सपेंसेस। ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन बताई गई है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, पहले इसको पढ़ते हैं। प्रोविजन इज द अमाउंट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंस एंड लॉस और लायबिलिटी दैट रिलेट्स करंट ईयर प्रॉफिट बट whose exact amount is not yet known। उसका अमाउंट नहीं पता आपको, अमाउंट नहीं पता आपको, बट ये पता है कि लाइबिलिटी आएगी, ये खर्चा तो होगा ही होगा, ये लॉस तो होगा ही होगा, ये कंफर्म्ड है, अमाउंट नहीं पता उसका। इट क्रिएट डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कहां पे हम लोग दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट दिखाते हैं एंड क्रिएटिंग अ प्रोविजन अकाउंट, इसके लिए प्रोविजन अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। ठीक है सर। तो यहां पे बताया गया एस्टिमेटेड एक्सपेंस, क्या बेटा? ये एस्टिमेटेड है, ध्यान रखना इस बात को, ये एस्टिमेटेड है, पक्का पक्का नहीं बोला कि होना ही होना इसने, ये होगा खर्चा, नहीं, ये एस्टिमेटेड है, हो जाएगा तो ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी बुक की डेफिनेशन की, जो एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इसको हम लोग करंट ईयर प्रॉफिट से निकालते हैं टू मीट प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है? या तो एसेट्स को कम करता है, जैसे कि अभी हमने बात की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, साथ साथ क्या है, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दोनों दोनों हमारे लिए एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ठीक? अमाउंट और टाइमिंग व्हिच इज अनसर्टेन बट कैन बी रीजनेबल एस्टिमेटेड। इट इज नॉट अ सेविंग, इट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और एस्टिमेटेड। मतलब ये होना ही होना, ये तो होगा ही होगा। साथ में बताया गया इट इज नॉट अ सेविंग, ये सेविंग भी नहीं है अपने आप पे। ध्यान देना, मैं कुछ वर्ड्स पढ़े हैं बेटा, मैंने अभी उन पे जरा गौर करना बच्चे एक बारी। नंबर वन, प्रोविजन में बताया गया इट इज अ सेट असाइड अमाउंट ऑफ करंट प्रॉफिट टू मीट प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंसेस और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द अमाउंट एंड टाइमिंग, अमाउंट एंड और टाइमिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता कि कब होना, उसमें अनसर्टेन है, बट कैन बी रीजनेबल, ये हो सकता है, कैन बी रीजनेबल, कैन बी मतलब ये होगा, एक रीजनेबल अमाउंट में होगा जरूर, पक्का पक्का। जैसे कि डेप्रिसिएशन होगा जरूर, ये नहीं पता कि कितना होगा पर होगा जरूर। ठीक? ये एस्टिमेटेड है, रीजनेबल एस्टिमेटेड है। देन उसके बाद लिखा हुआ क्या? इट इज नॉट सेविंग। तो कई लोग मान के चलते हैं कि ये सेविंग की तरह की तरह काम कर रहा है, ये सेविंग नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए सेविंग नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। इट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो आपको एक्चुअल में करना है, और लॉसेस दैट हैज बीन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। भाई ऐसा है ना कि जब बिजनेस चलता है बेटा तो अपने वो देखता है कि हमारे एक्चुअल में लॉसेस क्यों हो रहे हैं, एक्चुअल में हमें इतना सारा लॉस क्यों हुआ, ये चीजें क्यों हो रही है, ये चीजें क्यों हो रही है,
तो जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, सेम अकाउंटिंग कर रहा होगा, सेम क्लाइंट से बात कर रहा होगा, तो जब वो डील करेगा उनके साथ, तो उसे पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस याद होंगे अपने, जिसके बेसिस पे अब वो प्रोविजन कर सकता है कि ये आदमी इतने रुपए तो देगा ही नहीं मुझे, और जब नहीं देगा तो इट मीन्स मेरे को पहले से प्रोविजन लेके चलना है, या मुझे इसका सामान नहीं बेचना है, या इसको मुझे सामान ज्यादा करके बेचना है, कम करके बेचना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस इवेंट्स उसको काम आती है एंड रिलेट टू दी करंट पीरियड, और फिर उसको वो रिलेट कर पाता है करंट पीरियड से। ठीक है, यस सर। इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आई। वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा नेचर एंड पर्पस, नेचर और पर्पस के बारे में। नेचर क्या है, पर्पस क्या है, चल में प्रोविजन बनता है क्यों बेटा, ठीक है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस वाले वर्ड को बेटा आप लोग याद रखेंगे, इस वर्ड को भूलना नहीं है आपको बेटा, इस वर्ड को नहीं भूलना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये टिक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोविजन सेट असाइड है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आप कहोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस चार्ज का मतलब होता है कि बिजनेस चाहे कमाए, उसे भले प्रॉफिट हो भले उसे लॉस हो, लेकिन प्रोविजन उस पे से माइनस होगा तो होगा। लेकिन रिजर्व के अंदर एक एडवांटेज ये होती है कि अगर बिजनेस ने कमाया है तो ही माइनस होगा, अगर बिजनेस ने नहीं कमाया उसे लॉस है, उस केस में रिजर्व को हम लोग सेट असाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व जो होता है प्रॉफिट का पार्ट होता है। भाई बिजनेस को तो लॉस हुआ है, तो लॉस में से कैसे आप उसको अलग कर सकते हो? प्रॉफिट में से तो आप रिजर्व निकाल सकते हो, लेकिन लॉस में से रिजर्व नहीं निकाल सकते। लेकिन जो प्रोविजन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट भी कर रहा हूं। नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये बिजनेस का अप्रोप्रिएशन नहीं, तो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इसका एक पार्ट होना, एक पार्ट होना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये अपना पे क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में से माइनस होगा ही होगा, चाहे बिजनेस कमाए या फिर नहीं कमाए, बिकॉज इट मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर अराइविंग और divisible profit, divisible profit. The main purpose is to be combined with the accrual and prudence. ये दो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं बेटा चैप्टर 3 के अंदर, accrual and prudence। accrual का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का एक्चुअल में जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसी के अंदर हमें अपने सारे सारे लॉसेस एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है। और अगर मैं बात करता हूं बेटा प्रूडेंस की, तो बिजनेस हमेशा अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस के बारे में सोचता है, ना कि एक्सपेक्टेड इनकम और प्रॉफिट्स के बारे में। ठीक, तो प्रोविजन भी उसी का एक एग्जांपल है कि बिजनेस में ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऐसे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि ये खर्चे होंगे ही होंगे। तो ये अपने आप पे क्या प्रूडेंस है। तो प्रूडेंस का मतलब यही होता है कि अपने एक्सपेक्टेड खर्चों के लिए तैयार रहो, इनकम तो आपके पास आनी आनी है बेटा। ठीक, यस सर। सो दैट ऑल नोन द लॉसेस एंड लायबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड इवन इफ एस्टिमेटेड और रिकॉर्डेड प्रॉफिट आर नॉट ओवरस्टेटेड। तो यहाँ पे बात की गई जो प्रॉफिट है, जब आप उसको निकालोगे, जब उसको चार्ज करोगे प्रोविजन को, तो कभी भी ओवर स्टेटेड नहीं होगा, कभी भी ज्यादा फालतू नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, यस सर। तो यही नेचर है, पर्पस है किसका, प्रोविजन का। पहले हमने इसके अंदर पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, पार्ट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यस सर। इस पे कौन कौन से दो कंसेप्ट लग जाते हैं हमारे, एक्रूअल और प्रूडेंस। एक्रूअल क्यों होता है, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन होती है, किस ईयर का है, कौन से वाले साल में इसको कंसिडर करेंगे। और प्रूडेंस का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड जो लॉसेस है उनको आपको कंसिडर करना है, भले वो हो या फिर ना हो। और प्रोविजन तो इसी का एग्जांपल बेस्ट है कि यहाँ पे ये तो पक्का है कि होगा जरूर, लेकिन अमाउंट नहीं पता। अमाउंट 1 रुपए का भी हो सकता है और अमाउंट 1 लाख का भी हो सकता है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन विद एक्रूअल कंसेप्ट। जो अभी हमने एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा उसके साथ इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्यों इसको एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे समझाइए। अंडर एक्रूअल अजम्पशन और एक्सपेंसिव लॉसेस रिलेटिंग टू एन अकाउंटिंग पीरियड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड वेदर पेड और नॉट। चाहे वो पेड किए हैं या फिर नहीं किए, पर उसको लिखो आप। एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइन द ओनली एस्टिमेटेड when there is present obligation and probable outflow of resources। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, अगर आपने पैसा देना ही देना है, उसका आउटफ्लो होगा ही होगा आपका, तो उसे आप कंसिडर करो। एंड द अमाउंट कैन बी reliable estimated or estimated amount is recorded as provision to match it with related revenue। अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट तो पता नहीं हमें, हम अमाउंट को कैसे कंसिडर करें, तो कह रहा है कि रिलायबल अमाउंट मानना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मान ली लॉस। मतलब जैसे कि बैंक्स जितने भी हैं बेटा, मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को, बैंक मान के चलते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ऐसा नहीं है कि वो 10% मान रहे होंगे
और ऐसा नहीं है कि वो 90% भी मान रहे होंगे। वो यहाँ पे बात की गई है उनके लिए एक ऐसा आप एक्सपेंस मानो यहाँ पे जो अपने आप पे रिलायबल हो, तो वो मान के चलते हैं 30%। कितना मान चलते हैं? 30% तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ऐसा वो मान के चलते हैं, ऐसा वो मान के चलते हैं। कोई जरूरी नहीं है 30% डूबे, उससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर उससे बहुत कम भी हो सकता है। सिंपल सी बात है बेटा। बट वो मान के चलते हैं खर्चा होगा ही होगा, खर्चा होना ही होना है इतना तो। पक्का? यस सर। ये है हमारे लिए क्या? एक्चुअल कंसेप्ट के साथ उसका रिलेशन। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? डिफरेंस फ्रॉम लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी से कैसे डिफर कर जाता है? लाइबिलिटी और इसमें कैसे थोड़ा डिफरेंस है बच्चे? लाइबिलिटी क्या है? श्योर है कि आपको इतना अमाउंट इस आदमी को देना है। प्रोविजन में क्या है कि हमें पक्का नहीं पता कि ये अमाउंट आपको पे करना ही नहीं करना। यहां तक कि उसका अमाउंट भी नहीं पता होता हमें। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हम मान रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जरूरी है कि लॉस हो गई होगा? नहीं। हाँ भी है और ना भी है। क्या पता सारे डेटर्स आप बहुत अच्छे निकल जाए बेटा, वो सारा सारा पैसा हमें वापस कर दे, जो हमसे सामान लेके गए उसके पूरे फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दे। और दूसरा क्या हो सकता है कि वो हमें बोले कि भाई 10% का डिस्काउंट दे दो। 10% का डिस्काउंट मतलब 10% पैसा हमें नहीं देंगे। तो उस केस में हमें प्रोविजन हमारी हेल्प करता है कि हम ये खर्चा पहले मान के बैठे हुए हैं कि 10% तो नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास जो लॉसेस आने की संभावना थी वो ना के बराबर होगी। ठीक? यस सर। Liability is the obligation where both amount and timing are reasonable, certain। यहाँ पे क्या certain वर्ड जोड़ दिया बेटा कि पक्का ये होगा ही होगा। Whereas a provision is a liability uncertain amount और टाइमिंग, हमें ये नहीं पता कब होना उसने, साथ में क्या कितने अमाउंट का है। रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेटेड, हम तो अपने एक अंदाजे से इसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनपेड वेजेस 50,000 फॉर मार्च, द एग्जैक्ट अमाउंट नोन इज लायबिलिटी। यहाँ पे क्या है? 50,000 की वेजेस आपको पे करनी थी और वो आपने पे नहीं की है, तो यहाँ तो मुझे पता है कि मार्च मंथ की है और दूसरा अमाउंट कितना उसका 50,000 है और क्या है वो वेजेस है। ये पक्का पक्का श्योर है, मतलब इसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस और अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर दूंगा। ठीक? यस सर। वही बात करूं, बट एन एस्टिमेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ प्रोविजन। अब डेटर्स पे डाउट हो रहा है कि ये पैसे नहीं देंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्योर प्योर प्रोविजन है हमारे लिए। कैसी है? प्योर प्योर प्रोविजन है, इसको हम प्रोविजन के नाम से कंसिडर करते हैं। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन एग्जांपल, जैसे कि इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल दिए गए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स और साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे जितनी बातें मैंने बोली है सभी उसके एग्जांपल है और आप उसको याद भी रखेंगे साथ साथ। एंड ईच केस फंड्स आर सेट असाइड चार्जिंग द करंट ईयर प्रॉफिट्स। ये सभी क्या होते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट में से सेट असाइड, मतलब उसे अलग कर दिया जाता है। व्हेन एक्चुअल एक्सपेंस और लॉस अकर्स इन फ्यूचर, जो भले फ्यूचर में होंगे, अभी आपको टाइमिंग नहीं पता उसकी, ये होगा इसी साल में होगा और कभी भी हो सकता है अपने आप पे। एंड बिजनेस इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये बिजनेस के लिए रेडी है। एंड बर्डन इज नॉट थ्रोन एंटायरली ऑन फ्यूचर पीरियड्स, यहाँ पे पक्का पक्का है कि ये खर्चे होने ही होने हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर को हमने सब कुछ छोड़ दिया, आज उससे कंसिडर करके चल रहा है कि भाई इतना लॉस तो इसने होना ही होना है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बेटा हमारे पास? तो यहाँ बात की गई नंबर 1, पहला प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास, पहला जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बच्चे हमारे पास वो है यहाँ पे, तो अकाउंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेट टू द करंट ईयर। ध्यान देना इस बात को बेटा, यहाँ पे कंसिडर चलना कि करंट ईयर के बारे में बात कर रहा है आपसे। कह रहा है करंट ईयर के जितने भी आपके खर्चे हैं उनको कंसिडर चलना एग्जैक्ट, इवन इफ एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट येट नोन। आपको अगर उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तब भी आप उसको मान के चलना बाय यूजिंग रीजनेबल एस्टिमेशन। एक ऐसा एस्टिमेशन जो रीजनेबल हो, जिसको आप अकाउंटेड कर पाओ, जिसको आप मान पाओ, ऐसी वैल्यूज लेके चलनी है हमें। ठीक है? यस सर। ensure that the all known and anticipated liability are recorded so that no obligation is left unrecognized merely because it is not yet precisely measurable। yes or no? मेरी बात को फिर से सुनना बच्चे, मैं जो बातें आपसे करने वाला यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे इसका? टू एंश्योर दैट ऑल नोन मतलब हम लोग जानते हैं इसे, एंड देन उसके बाद क्या? एंटीसिपेटेड लायबिलिटी, जो हो सकती है भविष्य में, एंटीसिपेटेड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड सो दैट नो ऑब्लिगेशन इज लेफ्ट। तो कल आपके पास अचानक से जो लॉसेस अवेयर होने, जो अराइज होने वाले हैं, वो चीजें ना हो। वो चीजें कैसी हो? ना हो। इज लेफ्ट अनरिकॉग्नाइज मेयरली बिकॉज इट इज नॉट ये प्रिसाइजली मेजरेबल।
जिससे आपने उसको कैलकुलेट नहीं किया अभी, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी, उसका एक रीजनेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट करके चलना है जिसे, इसी को हम बोलते हैं प्रोविजंस। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोविजंस। यस और नो? यस सर। ऐसे बात करते हैं क्या, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू ascertain correct profit or loss by charging estimated expenses or losses to profit and loss account and preventing overstatement of profit। यहाँ पे प्रॉफिट को अगर आपने कभी कैलकुलेट, अगर आप प्रोविजन नहीं मानेंगे, इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा आपका ओवर स्टेटेड आएगा निकल के। और जब ओवर स्टेटेड आएगा और अचानक से आपके पास लायबिलिटी क्रिएट होंगी, अचानक से आपके पास कोई लॉसेस होंगे, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे और बिजनेस उसको नहीं झेल पाएगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, किसी ईयर में बहुत ज्यादा आएगा, किसी ईयर में बहुत ज्यादा कम आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो फाइनेंशियल है पूरे के पूरे हिल जाएंगे और जो प्लानिंग है बेटा वो आपकी नहीं काम कर पाएगी। अकाउंटिंग के अंदर प्लानिंग को अगर आपको पूरी तरह से लेके चलना है, तो उसमें अपने लॉसेस को, एक्सपेंसेस को एक एस्टिमेटेड बेसिस पे, अगर वो नहीं पता आपको अमाउंट, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे लेके चलना है जो रीजनेबल हो, और अगर आपको अमाउंट पता है तो उसे फिर तो कंसिडर करना ही करना है। ठीक। और प्रोविजन उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं, जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप पहले से ऐसा मान चलते हैं कि प्रोविजन लेके चलते हैं कि शायद हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये तो पक्का है 2000 रुपए खर्च होंगे, 2000 रुपए खर्च होंगे, तो हम लोग अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि चलो 2 नहीं होंगे तो 4 खर्च होंगे, तो प्रोविजन के तौर पे आपने 2000 रुपए एक्स्ट्रा मान लिए, तो टोटल आपका जो प्रोविजन बन गया है वहां जाने का वो 4000 रुपए का। 2 तो पक्का पक्का श्योर है और 2 आपने एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो आप। ठीक। यस सर। ऐसे ही बिजनेस भी अपने आप पे ये पहले से कंसिडर करके चलता है कि इतना तो लॉस हो सकता है, नहीं हुआ तो हमारे पास ही बचेगा, हो गया तो हम पहले से उसके लिए अवेयर है। ठीक। यस सर। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन, शो असेट्स एंड लायबिलिटी एट मोर रियलिस्टिक वैल्यू इन द बैलेंस शीट। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बच्चे, टू शो assets and liabilities at more realistic values in balance sheet, thereby the presenting in the true and fair financial position। जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर भी बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी आपका ये बात बोलता है कि जितने भी आप फाइनेंशियल पोजीशन में जो चीजें लिखने वाले हो ट्रू एंड फेयर व्यू पे होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। इतनी बात मुझे समझ में आई? बिल्कुल बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। फीचर्स ऑफ प्रोविजंस, तो फीचर्स ऑफ प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, मतलब एक्चुअल में जो एक प्रोविजन हम लोग मानते हैं, जैसे कि अगर बेटा यहाँ पे ब्रेक करूं वर्ड्स को भी, तो ब्रेक करेंगे अगर हम लोग वर्ड्स को बच्चे यहाँ पे, तो प्रोविजन। ठीक है। विजन मीन्स आप सबको पता है बेटा क्या होता है ना, और प्रो मीन्स तो पता ही है आपको बेटा। ठीक है। जैसे कि आईफोन में बहुत सारे वर्जन होते हैं, वैसे सेम इसमें भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह देखा जाए तो आज बैठ करके आने वाले फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि शायद ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसा चीजें हो सकती हैं, शायद ऐसे लॉसेस हो जाएं, शायद हो सकते हैं ये वाले खर्चे आपके अराइज हो जाएं, शायद ऐसा हो जाए। तो मींस आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, प्रोविजन, मतलब देखा जाए तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो रहे हो, सिंपल सी बात है। तो उसके हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स को, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं बेटा इस वाले को भी, पॉइंट को जरा ध्यान देना। प्रोविजन हैज बीन सम की फीचर्स हेल्पिंग टू द आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई इट करेक्टली इन अकाउंट। नंबर 1, कोर नेचर ऑफ प्रोविजन। कोर नेचर ऑफ प्रोविजन क्या है बेटा? प्रोविजन इज एन अमाउंट ऑफ सेट असाइड। ध्यान देना बेटा, अगेन ये वाला वर्ड जो है बेटा आपके लिए लगातार, ये आपके पास हर बार आएगा बेटा, हर बार। ऐसा नहीं कि सिंगल टाइम बेटा ये आएगा बस कवर होगा, नहीं, ये हर बार आएगा। सेट असाइड आउट ऑफ करंट ईयर इनकम, ये करंट ईयर की इनकम से या करंट ईयर के प्रॉफिट में से, प्रॉफिट बोलो चाहे इनकम बोलो, दोनों एक चीज होती है। फॉर फॉर स्पेसिफिक एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस, हमें जिसका अंदाजा है कि शायद ऐसा हो जाए, बट नॉट फ्री फ्रॉम, नॉट अ फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व नहीं है कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर लो। अगर आप इसको बना रहे हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे, तो ये डाउटफुल डेट्स के लिए ही आपका इस्तेमाल होगा। अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए बना रहे हो तो ये डेप्रिसिएशन के लिए, ये ऐसा नहीं है कि रिजर्व की तरह, मतलब ये अपने आप पे फ्री है, आप इसको किसी भी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप इसको बना रहे हो उसी स्पेसिफिक पर्पस से आप उसको इस्तेमाल भी करोगे बेटा, ये माना गया है, सिंपल सा बेटा। वही बात यहाँ मेंशन की गई है, नॉट फ्री रिजर्व और सरप्लस, एक तरह का ये इनकम नहीं, एक तरह की प्रॉफिट नहीं है। इट रिप्रेजेंट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेड लॉस। एक तरीका क्या क्या है बेटा, ये एक तरह का लॉस होने की, एक्सपेक्टेड लॉस की संभावना है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट भी किया जाता है। देन सो इट इज करेक्टली इवन, तो द एग्जैक्ट अमाउंट और टाइमिंग इज अनसर्टेन। भाई यहाँ पे देखो, हमें इसको प्रोविजन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोलते बड़े बड़े प्रोविजन का मतलब क्या, हमें ऐसा लगता है कि शायद इतने रुपए आपके खर्च हो जाए,
बट ये नहीं पता कि वो कब होगा, टाइमिंग नहीं पता हमें, साथ साथ उसका अमाउंट नहीं पता। अगर ये दो चीज हमें क्लियर होती तो बेटा मैं उसको प्योर लायबिलिटी मानता। फिर तो मैं उसको इस तरह से नहीं लिखता कि भाई हमें इतने का अंदाजा है, ये एंटिसिपेट नहीं होता, फिर ये एक्चुअल लॉस होता है। जिसे बोल सकते हैं प्लानिंग नहीं होती, ये एक्चुअल में होता है बेटा। ये प्लान नहीं देखा जाए तो प्रोविजन बेटे बेसिकली क्या है, एक तरह से प्लान है कि शायद यहाँ से यहाँ तक हमारा खर्चा हो सकता है, लेकिन जब आपने खर्च कर दिया हो तो एक्चुअल में हो गया बेटा। तो यहाँ पे बात की जा रही है टाइमिंग नहीं पता, अनसर्टेन टाइमिंग है, साथ में उसका अमाउंट भी क्या डिसाइडेड नहीं है पहले से। तो पहला पहला फीचर क्या है, कोर नेचर ऑफ प्रोविजन हमने आपको समझाया पहले। ओके, यस सर। तो पहला पहला इसका है भाई, जरा ध्यान देना आगे इसके बाद। बेटा पर्पस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन बेटा इसका बनाने के पीछे पर्पस क्या है, इसके पीछे बनने के पीछे पर्पस क्या है बेटा, ध्यान देना। प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेस, जिसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अगला क्या बेटा, डिप्लीशन डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमें ये तो कंफर्म्ड है कि एसेट्स की वैल्यू डिप्लीट होगी, डिमिनिश होगी लगातार। ओके, डेप्रीशिएट होगी, कितनी होगी ये हमें नहीं पता, पर ये पता है कि लाइफ के साथ साथ उसकी वैल्यू भी डाउन होती जाती है। अमाउंट कितना डाउन होगा ये कोई नहीं जान सकता अभी बेटा, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, ओके, इसीलिए हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। देन लायबिलिटी विच में अराइज, फॉर एग्जांपल टैक्स या वारंटी या फिर लीगल ऑब्लिगेशन हैज बीन प्रोबेबल बट नॉट येट एग्जैक्टली अमाउंट। बेटा बहुत सारी कंपनियों पे केस हो जाता है, ठीक है, कोई जरूरी कंपनी केस जीतेगी, क्या पता हार सकती है। जैसे कि आपने बहुत सारे केसेस बहुत सारी कंपनियों के ऊपर देखे भी होंगे बेटा। तो किसी कंपनी के ऊपर केस हो जाता है तो जरूरी नहीं कंपनी हमेशा केस को जीतेगी, क्या पता हार जाए, और हार जाए तो उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और जब पे करना पड़ेगा तो वो बिजनेस के लिए क्या एक तरीके का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो बिजनेस पहले से उसके लिए अवेयर रहता है, पहले उसके लिए रेडी रहता है, किस माध्यम से, वो है उसके लिए प्रोविजन, वो उसके लिए क्या बेटा प्रोविजन, यही पर्पस होता है बनाने के पीछे बेटा प्रोविजन को। ठीक है, यस सर। देन हम बात करते हैं एस्टिमेशन एस्पेक्ट। इसमें जो भी चीजें चलती है वो एस्टिमेशन बेस पे चलती है, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं पता, ना टाइमिंग पता है, ना ही आपको अमाउंट पता है। तो हम लोग यहाँ पे जो चीज लेके चलते हैं वो सब आपके एक्सपेक्टेड होती है कि इतना हो सकता है, एस्टिमेशन होता है। द अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट। जो हमें लगता है कि बेस्ट एंड बेस्ट अमाउंट, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें पता होता है भाई ऐसा हो सकता है, वो हम लोग बना के रखते हैं। एंड दिस एस्टिमेट यूज द पास्ट एक्सपीरियंस एंड करंट कंडीशन रीजनेबल assumption so that the provision approximately actual obligation are closely as possible। मतलब ऐसा मान के चल रहा है कि उसके नियरेस्ट अमाउंट आएगा, कोई जरूरी नहीं बड़ा, उससे बहुत बड़ा गैप आएगा। खर्च हो रहा है आपका 10,000 रुपए, आपने मान के चल रहे हो 1,00,000 रुपए, ऐसा भी नहीं है। 10 है तो आपने सपोज करो 10 का अगर अगर आपका एक्चुअल का क्या होगा खर्चा होगा, क्या पता आपने 12 मान लिया हो प्रोविजन के अंदर, क्या पता आपने 8 मान लिया हो, इतना हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा मान रहे हो तो फिर वो भी अपना पे ठीक था। लेकिन ये जितनी भी चीजें होती है बेटा प्रोविजन वगैरह, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से गैस करते हो कि इतना हो सकता है, इतना आपका हो सकता है बेटा। ओके, यस सर। ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी ट्रीट किया जाता है बेटा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जब भी प्रोविजन को निकालेंगे तो उसको कहां लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, एज अ खर्चा, एज अ लायबिलिटी मान करके, और बाद में इसको बैलेंस शीट के अंदर भी प्रेजेंट किया जाता है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस से इसको लॉस मान लेते हैं, एंड देन उसके बाद इसको बैलेंस शीट के अंदर हम शो करते हैं किस साइड पे, लायबिलिटी साइड में। ओके सर। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, so it debited to profit and loss account, okay, before arriving in the net profit, and it reduced the current year profit and recognize the expected expense or loss in the same period relate to the revenue in line with the prudence or matching concept। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें दो टाइप के कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैचिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें आपको जो करंट ईयर की इनकम में से ही इसको माइनस किया जाता है, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में आता है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर उसको माइनस करोगे तो मैचिंग कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। देन उसके बाद प्रूडेंस, पूरा से पहले पता है नहीं, हम लोग बेटा यहाँ पे गेस कर रहे हैं कि इतना अमाउंट हो सकता है, अमाउंट नहीं पता, टाइमिंग नहीं पता, बट इतना है सर्टेनिटी है कि लॉस होगा, ये लॉस होगा ही होगा। जैसे डेप्रिसिएशन होना ही होना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं प्रोविजन मानते हैं डेप्रिसिएशन का कि इतने रुपए का लॉस हो सकता है, इतने रुपए का लॉस हो सकता है, कोई पक्का है कि इतना लॉस होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। बिल्कुल, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे, यहां तक मेरी बात क्लियर है। यस सर। अब जरा ध्यान देना, हमने प्रोविजन में कौन कौन सी बातें पढ़ी। सबसे पहले यहां पे हमने पढ़ा बेटा क्या, अभी कोर नेचर ऑफ प्रोविजन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने पढ़ा पर्पस ऑफ क्रिएशन, ओके सर। फिर हमने पढ़ा एस्टिमेशन एस्पेक्ट, फिर दूसरा आता है ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर हम बात करने वाले हैं अब इंपॉर्टेंस की। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं बेटा प्रोविजन को, क्या जरूरत है पढ़ने की इसकी। नंबर वन, प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हेल्प टू द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें आपको करेक्ट प्रॉफिट बताता है, करेक्ट लॉस बताता है,
एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोटेक्ट कैपिटल बाय अप्लाइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट। यार ध्यान देना बेटा, ये जो कंसेप्ट है प्रूडेंस टू ऑल एंटीसिपेटेड एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमें पक्का नहीं पता कि ये लॉस होगा ही नहीं होगा, पर ये है कि हो सकता है, इट मे बी क्रिएटेड, ठीक है, ये हो सकता है। पर आपको अभी तक ना तो उसकी टाइमिंग पता है, ना उसका आपको अमाउंट पता है, लेकिन आप मान रहे हो कि इतना खर्चा होगा, ठीक है। यस सर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्प से आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन कर सकते हो। यस और नो? यस सर। टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द ईयर मस्ट बी रिकॉर्डेड वेदर द पेड और नॉट। चाहे आपने पे किया चाहे पे नहीं किया, लेकिन आप उसको मान के चलते हो कि लॉस होगा, ये लॉस होगा। ये क्यों होता है? ताकि मैचिंग कंसेप्ट के साथ हम लोग अपनी पूरी अकाउंटिंग कर पाए, साथ साथ प्रूडेंस के साथ भी हम लोग चल पाए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से शो कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से शो कर सकते हो। ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे कि डाउटफुल डेट्स हो गया, जैसे कि वारंटी ऑब्लिगेशन हो गया, जैसे कि आपके पेंडिंग टैक्सेस हो गए, इन सब के लिए भी हम यहाँ पे मानते हैं कि प्रोविजन है। क्या है बेटा? ये प्रोविजन, मतलब आपने प्रोविजन माना हुआ है। जैसे कि सपोज करो किसी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई बेटा वारंटी दे दी, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट खराब होगा तो भाई उसके लिए पहले से कंपनी को रेडी रहना पड़ेगा कि भाई अगर मान के चलिए प्रोडक्ट खराब हो गया तो हमें इसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए हमने प्रोडक्ट को बेच दिया और बेचने के बाद हम लोग साइड साइड बैठ गए, कंज्यूमर का प्रोडक्ट खराब हो गया, अचानक से वो प्रोडक्ट लेके आएगा, हमें उसको रिपेयर या फिर सपोज करो उसको रिप्लेस करके अगर प्रोडक्ट को देना पड़ा, तो हमारे लिए तो लॉस है कंपनी के लिए। तो कंपनी पहले से क्या करती है, प्रोविजन मांगे चलती है, जिससे उसके प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट ना हो, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं वो उसके कैसे हो, ट्रू एंड फेयर हो, ट्रू एंड फेयर, जिससे कि सामने जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी जो हमारे फाइनेंशियल का इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल पाए हमारे कंपनी से, और हम उनके साथ कोई भी यहाँ पे एक फेयर व्यू कर पाए। कैसा बेटा? फेयर। अनफेयर व्यू उनको ना दे पाए अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, प्रूडेंस कंसेप्ट। सर ये तो आपने बता ही दिया अभी, वेरी गुड, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस में काउंट होता है। मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, ध्यान देना बेटा, अब इसको पढ़ते हैं, जरा जरा समझना बेटा। इफ लॉसेस डिप्लीट इन द एसेट्स वैल्यू, प्रोबेबल लायबिलिटी आर नॉट प्रोवाइडेड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट। ध्यान देना, नॉट प्रोवाइडेड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट, दे विल बी इवेंचुअली टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द ओनर्स कैपिटल, इरोडिंग इट। ध्यान देना बेटा, इफ लॉस और डिप्लीशन इन एसेट्स वैल्यू, प्रोबेबल लायबिलिटी आर नॉट प्रोवाइडेड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोविजन help maintain the capital intact by matching the such losses and expenses the current year revenue। अगर ध्यान देना, अगर मान के चलिए आपने प्रोविजन ही नहीं माना, तो बेटा अब जो भी लॉस होंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, कहां से होंगे? वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में आने की वजह से फिर कंपनी को लॉस अगर मान के चलिए होता है या प्रॉफिट कम होता है, तो वो मालिक की, जो ओनर की जो कैपिटल है उसको इफेक्ट करता है। सर ये कैसे इफेक्ट कर सकता है? अभी बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स, उसमें आज शायद आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्यों उसको अफेक्ट कर रहा है, मालिक की कैपिटल को, ओनर्स की कैपिटल को बेटा, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया है, वेरी गुड। और अगर हम प्रोविजन मांगे चलते हैं तो ओनर की कैपिटल कभी भी इफेक्ट नहीं होती है, और वो जैसी है वो वैसी वैसी बनी रहती है बेटा, ठीक है। यस सर, क्योंकि लॉसेस को बेयर करने की पूरी पूरी पावर किसमें आ जाती है? फिर प्रोविजन के अंदर होती है। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो यहां तक बेटा हम लोगों ने पढ़ा, टोटल कितने पॉइंट पढ़े हम लोगों ने? हमने पहला पॉइंट पढ़ा करेक्ट इंपॉर्टेंस के अंदर, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा ट्रू एंड फेयर व्यू। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास प्रूडेंस कंसेप्ट, जो इसके अंदर पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। एंड फोर्थ आता है बेटा मेंटेन कैपिटल इंटैक्ट, ठीक है, जो कैपिटल आपकी वो एग्जैक्ट वैसी की वैसी रहती है। तो टोटल हमने 4 पॉइंट पढ़े, और इस तरीके से बेटा यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो पूरा पूरा पोर्शन कवर किया है, ये है प्रोविजन के ऊपर, ये है पूरा पूरा प्रोविजन के ऊपर। हम लोग इसकी वर्किंग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर बेटा, ठीक है। यस सर।